हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम अपना 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है किरण प्रकाश की। और इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति और चाहते हैं कि एक अच्छा नंबर स्कोर करना, 80 प्लस, 90 प्लस लाना, 95 प्लस लाना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और केवल देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए जी, तो चलिए अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी की अंतर। टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को हमें समझाना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। तो चलिए जी समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आप समझ गए। जब सूर्य के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, मतलब बंट जाएगा। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से आपको थोड़ा सा फिगर से समझा देते हैं। ठीक है ना। प्रिज्म वास्तव में हम फिगर जो बुक में दिया गया ऐसे प्रिज्म बनाया जाता है। ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। ठीक है ना। जब हम किसी भी प्रिज्म को क्या करते हैं? जब हम प्रकाश को क्या करते हैं? किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये क्या होता है? जब प्रिज्म से गुजरता है ना तो ये 7 रंगों में इस तरीके से बट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को ही देख लीजिए। जब हमने क्या किया? जब ये प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरण, तो जब हमने प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा तो प्रिज्म के कितने रंगों में? प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया है। तो इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। अब वो 7 रंग कौन कौन से है? तो यहाँ पे याद रखेंगे ये 7 रंगों का नाम। सबसे ऊपर जो रंग होता है लाल होता है, फिर नारंगी होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है, फिर नीला होता है, फिर हमारा आसमानी होता है, और अंत में हमारा क्या होता है? बैगनी होता है। ठीक है ना। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें जानना आवश्यक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है, याद रखेंगे। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। तो ये आप बात याद रखेंगे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। मैं आशा करता हूं कि ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ के हैं तो ये आपको एक और नोट्स में हमने पॉइंट्स लिखा है, ये समझ जाइए कि सर्वप्रथम जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, कि इनका नाम था, इनका हमने कह दिया है जो आइजैक न्यूटन थे। तो सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिया है। तो सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1666 ईस्वी में वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया। समझ रहे हैं? सबसे पहले वर्ण विक्षेपण के बारे में कौन बताए? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया 1666 ईस्वी में। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। आपको क्या क्या याद रखना है?
परिभाषा याद रखना है। ये आप याद रखेंगे कि वर्ण विक्षेपण बताने वाले वैज्ञानिक न्यूटन थे और किस सन में, तो 1666 ईस्वी में। उसके बाद ये जो परिभाषा से तो ये फिगर याद हो गया होगा। ये रंगों का नाम याद रखना है कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी। तो इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, या आप ऐसे याद रख लीजिए लाल, नीला, पीला, हरा, ठीक है, नीला, आसमानी, बैगनी। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है, सबसे कम विचलन। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये सभी जितनी भी हमने बातें बताया, इतना इस टॉपिक से याद रखेंगे, क्योंकि क्या पूछ ले क्वेश्चन कोई भी उतना 100% फिक्स तो नहीं है कि कोई आपको 100% कह दे यही आएगा ही आएगा। अगर ऐसा कोई कह देता तो भैया तब पढ़ने की क्या आवश्यकता। आपके मोस्टली कितने मान लेते हैं, अधिक से अधिक 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 करना है, तो आप आराम से वही उठा के कर लेते हैं। बट ऐसा तो है नहीं, 100% किसी को भी पता नहीं है। बट हाँ, चांसेस हम ये लेकर चलते हैं कि 10 अगर आप तैयार कर लेते हैं ये क्वेश्चन, तो इसी में से अंदर आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए तो 1 वर्ष का समय दिया जाता है ना, समझ रहे होंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है जो है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर बताएं। मतलब आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता क्या होता है, इन दोनों को परिभाषा करना है। मैं आपको बता दूं, आवर्धन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आवर्धन कहें या रेखीय आवर्धन कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, परिभाषा में एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं। किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, कोई भी वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कोई भी वस्तु है तो वस्तु का ही तो प्रतिबिंब बनेगा ना, और वस्तु की भी प्रतिबिंब की ऊंचाई एक होगी ही। मान लेते हैं सपोज दैट ये एक वस्तु है, तो इस वस्तु का ही तो ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, इस वस्तु का ही प्रतिबिंब बना है, तो जाहिर सी बात है इस प्रतिबिंब की भी कुछ ऊंचाई है कि नहीं है, इस प्रतिबिंब की भी कुछ ऊंचाई है, और इस वस्तु की भी जाहिर सी बात है इस वस्तु का भी क्या है, कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मतलब फॉर्मूला अगर हम इसका लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई के जगह पे हम लंबाई भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए लंबाई भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, या तो ऊंचाई कहें या तो लंबाई कहें। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया जी। मैं आशा करता हूँ आप याद रखेंगे। हमने यही बताया कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं। तो वही लिखा गया है, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे I/O लेकर चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखेंगे I/O लेकर हम यहाँ पे फॉर्मूला चलते हैं। वस्तु की लंबाई मतलब I/O लेकर हम चलते हैं जी। ठीक है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है संकेत रूप में। अब आते हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता का यहाँ पे हमने लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए, एक प्रतिबिंब के द्वारा दो ही एक प्रतिबिंब है, एक वस्तु है।
तो हम ये कह रहे हैं प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र लेंस है, हमारा जो आंखों का नेत्र लेंस है, तो नेत्र लेंस पर एक क्या बनेगा, नेत्र लेंस पर एक कोण बनेगा। मतलब प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये हम लिख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि वस्तु, मतलब ये हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना, नेत्र लेंस पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बताया कि एक हमारा प्रतिबिंब है, एक है वस्तु। तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण और वस्तु के द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा गया अंतिम प्रतिबिंब, जो लास्ट प्रतिबिंब होगा उसकी बात हो रही है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इतना परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर लिख देंगे, कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा आता है जो है तीसरा क्वेश्चन, जो है हमारा कि क्रांति कोण को परिभाषित करें, इसकी आवश्यक शर्तें लिखें। अब हम जानेंगे जी क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण, पहले क्रांति कोण समझेंगे, फिर से इसकी आवश्यक शर्तें भी हम जानेंगे। चलिए जी, क्रांति कोण को समझने के लिए सबसे पहले एक बार परिभाषा में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हालांकि बड़ा परिभाषा है, इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक याद नहीं होने वाला। फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, शायद कुछ तो समझ में आए। देखिए हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया, टेंशन ना ले, चलिए हम समझा देते हैं आपको। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक, वीडियो बन रहा है। चलिए देखिए, एक मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, बात को आप समझिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे माध्यम ले लिया, इसके ऊपर अलग माध्यम है, इसके नीचे अलग माध्यम है। जैसे इसके नीचे मान लेते हैं सघन माध्यम है, ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम समझते हैं ना। विरल माध्यम और सघन माध्यम में अंतर केवल इतना ही है, देखिए विरल माध्यम जैसे कि वायु हो गया और सघन माध्यम जैसे जल हो गया। ठीक है ना, मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जाहिर सी बात है, जल में प्रकाश की चाल कम होगी, वायु में अधिक होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब यहाँ पे जो क्रांति कोण है इसमें कब बनेगा, जब प्रकाश किरणों को हम सघन से विरल की ओर भेजेंगे। मतलब जब प्रकाश किरणों को हम क्या करते हैं, जब प्रकाश किरणों को हम सघन से विरल की ओर भेजते हैं, तो जब प्रकाश किरणों को हम सघन से विरल की ओर भेजेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजते हैं, तो सबसे पहले ये जाकर माध्यम पे टकराएगा। तो यहाँ पे टकराता है, वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। वहाँ पे हम एक क्या खींच लेते हैं, एक अभिलंब इस तरीके से खींचेंगे। तो होगा ये दोस्त कि जब प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो ये अभिलंब से दूर हटता है। इस तरीके से अभिलंब से
दूर हटकर इस तरीके से चला जाता है, ठीक है ना। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर अभिलंब से दूर हट गया, ठीक है। उसके बाद ये हम इतनी बात जानते हैं, क्यों दूर हटा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसीलिए जाकर अभिलंब से दूर हट गया, ठीक है ना। तो अभी इतना बात हमने कहा, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब यहाँ पे एक कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं I। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, कोण I को क्या कहते हैं, आपतन, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपतन कोण। R को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है ना। IC अभी हम प्रदर्शित करेंगे जिसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमने कहा कि देखिए यहाँ पे आपतन कोण बना, यहाँ पे अपवर्तन कोण बना। तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं सपोज दैट कि हम प्रकाश किरणों को थोड़ा से और अधिक इस तरीके से, मतलब आपतन कोण है इसके मान को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, और आपतन कोण के मान को बढ़ाकर इसको ऐसे भेजते हैं। तो जब थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी थोड़ा सा बढ़ के जाएगा। तो इस तरीके से सपोज दैट ऐसे हम मानते हैं कि ऐसे चला गया, इतना चला गया, ठीक है ना, ऐसे चला गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाते हैं। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, यहाँ पे समझिएगा, इसको अलग कर ले रहे हैं, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना वो 90 डिग्री हो जाता है। यदि अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का यहाँ पे जो मान अब बनेगा, अपवर्तन कोण का जो मान यहाँ पे बनेगा वो अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, आपतन कोण क्रांतिक कोण ही है, परंतु कब है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तभी जाकर। तो एक बार सुनिए परिभाषा, समझिए, याद हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणों को सघन से विरल माध्यम की ओर भेजते हैं तो अभिलंब से दूर हटता है, तब आपतन कोण के मान को, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी दिख रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान भी, यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मतलब प्रकाश सीधा इसी माध्यम पर ही चला जाता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस विशेष कोण को ही, इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यही बात आप बोल देंगे ना, एक बार अब परिभाषा सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अंत बार बोल रहा हूं, अंतिम बार सुन लीजिएगा। जब प्रकाश किरणों को सघन से विरल माध्यम की ओर भेजते हैं, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए वही लिखा गया है, जब प्रकाश किरणों को सघन से विरल माध्यम में भेजते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण का हमने यहाँ पे इतना मान बढ़ाया था, तो अपवर्तन कोण का मान भी देख सकते हैं इतना बढ़ा था, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ गए होंगे। तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसको लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दर्शा दीजिएगा कि यही IC क्या है, क्रांतिक कोण है।
ठीक है ना। यहाँ पे क्रांति कोण की शर्तें, तो देखिए इसकी शर्त यही है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। मतलब प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाएगा तभी जाकर क्रांति कोण बनेगा। दूसरा, प्रकाश अपवर्तक सतह पर ही चलना चाहिए। मतलब जो प्रकाश है वो परावर्तक, ये परावर्तक सतह है, तो यही परावर्तक सतह पर ही चलेगा तभी जाकर तो बनेगा 90 डिग्री। तो प्रकाश परावर्तक सतह पर चलना चाहिए तभी क्रांति कोण बनेगा। तीसरी बात कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब ये जो आपतन कोण है ना वो क्रांति कोण से भी अधिक होगा तो उस समय पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। वो जब हम अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कराएंगे तो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट, हाँ जी। चलिए अब हमारा आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बार बार ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें हैं। तो देखिए इसकी आवश्यक शर्तें क्या है उसको जानेंगे। पहले हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई होती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार मैंने पढ़कर सुना दिया, मैं जानता हूँ ऐसे याद नहीं होने वाला, हम आपको याद कराएंगे, समझिएगा। अभी हमने क्रांति कोण पढ़ा था, इतना तो आपको याद होगा ना। तो क्रांति कोण पढ़े थे तो ठीक वैसा ही ये भी है, उसी से संबंधित ये टॉपिक है, समझिएगा। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हम सघन माध्यम नीचे ले रहे थे और ऊपर विरल माध्यम ले रहे थे। तो हमने ये बताया ऊपर विरल है नीचे सघन है। तो जब प्रकाश किरणों को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजते हैं तो यहाँ पे एक ये जो टकराएंगी तो यहाँ पे हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं। तो हमने ये कहा कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाती हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती हैं, इस तरीके से दूर हटकर चली जाती हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर भेजते हैं तो ये अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली जाती हैं। तब यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को हम आपतन कोण आई कहते हैं और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तब अब हम क्या करते हैं, अब हम ये यहाँ पे ये करते हैं, तब आपतन कोण का एक विशेष मान के लिए, ये आपतन कोण है ना, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण का ही एक विशेष मान के लिए, इसी को ना क्रांति कोण कहेंगे क्योंकि अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब आर का मान 90 डिग्री हो गया है। तो इस कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पर इतने समझ गए कि जैसे ही हमने इसका मान थोड़ा सा अधिक किया तो ये भी तो और झुकेगा ना, तो ये झुककर इस तरीके से चला गया। तो क्रांति कोण का अभी तक डेफिनेशन यही कर रहे थे कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस विशेष कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये जो आपतन कोण है ना इस क्रांति कोण के मान से भी अधिक कर रहे हैं, मतलब आपतन कोण जो आई का मान है वो अधिक हो क्रांति कोण से, तब क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे आपतन कोण क्रांति कोण के मान से अधिक हो तो मान लेते हैं कब अधिक होगा, जब हम प्रकाश किरणें ऐसे भेजेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपतन कोण यहाँ पे बना है, यहाँ पे ये जो आपतन कोण बना, देखिए ये आपतन कोण जो आई है ये क्रांति कोण से भी अधिक है कि नहीं, तो वही कह रहे हैं आपतन कोण अधिक है क्रांति कोण से। तो जब प्रकाश किरणें, मतलब जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तो ये क्या होगा, जो प्रकाश किरणें क्या होंगी, प्रकाश किरणें क्या होंगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। सघन से, नीचे सघन ही है ना माध्यम, सघन से गई होती है, सघन में ही लौट आती हैं। तो इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में प्रकाश लौट आई। तो इसको हम कैसे कहेंगे, समझिएगा
कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोण जो बनेगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री से भी अधिक का कोण बनेगा, इसलिए तो ये झुक गई ना। ठीक है, तो यही बात है। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं। इतनी बात जान गए, सघन से विरल की हो जाएंगी तो अविलंब से दूर हटेंगे। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आई जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। समझ के होंगे। इसको लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब इसकी शर्तें क्या हैं, तो सबसे पहली इसकी शर्त है प्रकाश किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। इसको लिखने के बाद ये आप नीचे इसके लिख लीजिएगा। आपतन कोण का जो मान है ना वो क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो ये आप संकेत दर्शा दीजिएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट दोस्त, टाइम नहीं लेंगे, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, देख सकते हैं आप, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और मेरा यही लक्ष्य है दोस्त कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो केवल एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तब जाकर मैं कहूँगा सबसे पहले अभी आप कुछ ना करके केवल आप चैनल को क्या कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें इस चैनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये चैनल मोस्टली हमने ओपन किया हुआ है। अभी लगभग 1000 भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, जबकि मेरा मेन चैनल ब्रदर सर नाम से है जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट उस पर हैं। फिर भी उस पर पढ़ाने के बाद में इस पर टाइम कम स्टूडेंट ही हैं भले, पर मुझे आशा है कि आप सभी जो देख रहे हैं कम से कम वीडियो वो सपोर्ट करेंगे। तो आपसे केवल इतना ही चाहिए अभी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी क्लिक कर देंगे होंगे मैं आशा करता हूं, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंत में हम आपको कमेंट करना है क्या है वो हम आपको बताएंगे, तो कमेंट कीजिएगा और अंत में ही आपको शेयर कर देना है, ठीक है ना। और धन्यवाद मैं करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे साथ साथ आप अपना भी क्या कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए जी, तो थोड़ा सा अभी आप नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ें, कर लिए होंगे आप। चलिए अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आता है कि जो है खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है जी, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य हमने बताया था ना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और ये अधिक होने के कारण क्या होता है, बहुत दूर भी आप रहेंगे ना तो आपको दिखाई आसानी से दे देगा, तो दिखाई आसानी से दे देता है, इसीलिए इसको खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है कि डेंजर जगह है तो उसके लिए लाल रंग दिखा दीजिए कि इधर मत आओ, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि दूर से भी दिखाई दे देगा। तो यही बात है। तो यहाँ पे लिखा गया है खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि लाल क्यों होता है, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहला हमने लिखा है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, पहला ये कारण है। दूसरी बात, यह बहुत दूर, मतलब यह दूर से साफ दिखाई देता है, इसलिए हम प्रयोग करते हैं। अगला आता है कोहरे और धुंधे में भी लाल रंग आसानी से दिख जाता है। देखिए ठंडी के दिनों में कोहरा भी होगा, ठीक है ना, कुहासा भी होगा, तो उस समय भी यह आसानी से लाल रंग दिख जाता है, इसलिए। अगला आता है इससे लोगों को सावधान किया जाता है,
इससे लोग सावधान हो जाते हैं। देखे होंगे ज़्यादातर रोड पर और रेलवे स्टेशनों पर ये लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, आप ज़्यादातर देखे ही होंगे। अगला आता है इसीलिए लाल रंग खतरे का और रोक का संकेत माना जाता है। रोक मतलब स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसका संकेत माना जाता है। स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्राथमिक इंद्रधनुष, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताएं। चलिए जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम बता रहे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष, आप चाहें तो एक बीच में स्लैश कर इधर ये लाइन लिख दीजिएगा और एक साइड इसको लिख दीजिएगा। हमने ऊपर नीचे ऐसे करके लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं या बीच में स्लैश कर भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष का मतलब इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश का एक बार परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन से होता है। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होगा, जब सूर्य के प्रकाश केवल एक बार क्या करेगा, जब बरसात होंगी तो उस समय पर बादलों की बूंदों से टकराता है तो एक बार या तो परावर्तन करेगा, अपवर्तन करेगा या प्रकीर्णन से उत्पन्न होता है। कौन, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है ना। उसके बाद इसका दोनों का कंपेरिजन करके हम दिखा रहे हैं, इसका एक बार केवल परावर्तन होगा या अपवर्तन या प्रकीर्णन। इसमें लिखा गया है द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश के 2 बार परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन से होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष एक ही बार परावर्तन करेगा तो बन जाएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष 2 बार परावर्तन करेगा तब बनेगा, या अपवर्तन या प्रकीर्णन। अगला आता है प्राथमिक इंद्रधनुष में यह आकाश के अंदर की ओर दिखाई देता है, मतलब ये बादलों के अंदर की ओर दिखाई देता है। और ये क्या होता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर की ओर दिखाई देता है। द्वितीय इंद्रधनुष है वो प्राथमिक इंद्रधनुष से बाहर की ओर दिखाई देता है। नहीं, फोटो नहीं लिए हमने, चलिए और हो सकता है तो मैं यहाँ पे फोटो दिखा भी दूंगा, ठीक है ना, बट चलिए कोई नहीं, आप याद भी कर सकते हैं अगर ना दिखाई दे तो। अगला लिखा गया है इनमें रंगों का क्रम, मतलब ना प्राथमिक जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें ऊपर का जो रंग होता है वो लाल होता है और नीचे का रंग बैंगनी होता है। और जस्ट अपोजिट द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है इसमें ऊपर की ओर क्या होता है, बैंगनी होता है और नीचे की ओर लाल होता है। और इसमें ऊपर की ओर लाल और नीचे की ओर क्या होता है, बैंगनी होता है। अपोजिट है जी, याद कर लेंगे। अगला आता है ये अधिक चमकदार होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और ये कम चमकदार होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ये हमेशा मतलब ये अक्सर दिखाई देता है, अक्सर बनता रहता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बहुत ही कम दिखाई देता है। आशा करता हूँ कंपैरिजन करके भी याद करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब फोटो के लिए पिक अगर चाहिए तो आप लिख दीजिएगा यूट्यूब पर, गूगल पर भी प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष पिक या फोटो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब मैं पीपीटी बना रहा था ना तो मैंने सोचा कि फ़ोटो इसमें भेज दूंगा, बट नहीं भेज पाया हूँ, ठीक है ना। तो वो मोबाइल में ही मेरा है, तो मैं देखूंगा अगर समय मिले तो एडिटिंग में करूँगा, अगर ध्यान में आ जाएगा तो मैं लगा दूंगा फ़ोटो, ठीक है ना। पर फोटो भी लगाने से क्या फ़ायदा, आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं आपको अच्छे से समझाता फिगर से। तो अगला आता है माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक माध्यम है, इसमें मान लेते हैं वायु माध्यम है, इसमें मान लेते हैं हमारा वायु मतलब निर्वात ही माना जाता है, वायु को निर्वात हम कहते हैं। और ये कोई भी माध्यम है, अलग कोई भी माध्यम है, माध्यम का मतलब ऐसे मान लेते हैं जल माध्यम है, ठीक है ना। तो अदर कोई भी ये माध्यम हो गया, जल माध्यम, कांच माध्यम, कोई भी माध्यम। तो इसमें मान लेते हैं प्रकाश की चाल, इसमें मान लेते हैं V1 है, इसमें मान लेते हैं V2 है। तो अपवर्तनांक का परिभाषा यही होता है कि निर्वात मतलब निर्वात का मतलब वायु या निर्वात आप कह सकते हैं, वायु या निर्वात दोनों मतलब एक ही है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल
और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। V1 क्या है, ये है V1 का मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है। V2 क्या है, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माध्यम का, सीधा लिखे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला यही होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और क्या है, किसी माध्यम में, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो ये चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। परिभाषा यही लिखा गया है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। यही लिखा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जो है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की स्थिति में अधिक होगा। मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो कब अधिक होगा, किस स्थिति में अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता जो m होता है, वो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है, क्या है जी, m = 1 + d/f, ठीक है ना। आप समझिएगा, m = क्या है, 1 + d/f, जहां पे f क्या है, f है फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। तो इसका मतलब क्या है, f नीचे है, इसका मतलब जो आवर्धन क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती है f के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर फोकस दूरी के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, आवर्धन क्षमता है वो आवर्धन क्षमता घटेगा, और अगर हम फोकस दूरी के मान को घटाएंगे तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा। एक दूसरे के विपरीत हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी जितनी कम की होगी, मतलब लेंस की जो फोकस दूरी है वो जितनी कम होगी, लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ से हम पूछा गया आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी, कब आवर्धन क्षमता अधिक होगी, तो जब फोकस दूरी कम होगी ना तो आवर्धन क्षमता अधिक होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता था आवर्धन क्षमता किस स्थिति में कम होगी, तो कम कब होगी, जब हम क्या करेंगे, जब फोकस दूरी को अधिक करेंगे तो आवर्धन क्षमता उस स्थिति में कम हो जाएगी। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आंसर देना है। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, जो है किसी माध्यम के अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करती हैं। मतलब किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करती है, समझिएगा। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक है वो क्या है, वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तरंगदैर्घ्य के क्या है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम तरंगदैर्घ्य के मान को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक का मान घटेगा, और जैसे जैसे हम तरंगदैर्घ्य के मान को कम करेंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। तो हम यही लिखे गए हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, जैसे जैसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मात्र हमने 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इतना तैयार कर ले बहुत है जी। हाँ, अगर आप कहेंगे तो इस चैप्टर के 5-5 नंबर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कहिएगा तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे ज़रूर, उसको लिए भी वीडियो लाएंगे। बट इतना आप तैयार कर ले बहुत है। हाँ, एक और बात मैं कह दूं कि यहाँ पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा, जो आपको मन करे इतना कर देंगे बहुत है। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं और बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए फिजिक्स की और प्लस आपको केमिस्ट्री का नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स का आपका टोटल 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री का टोटल आपका 16 चैप्टर हैं। 15 और 16 31 चैप्टर आपके हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का हम सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव नोट्स देंगे और फिर हम चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव भी नोट्स देंगे। और केवल हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। नोट्स कैसे, नोट्स ओनली आपको 199 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें क्लास 12th बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप भेजेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और उस पीडीएफ नोट से सिंपल लैंग्वेज में जो प्रोवाइड किया गया है उससे आप अपनी पढ़ाई करके एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो चलिए नंबर नीचे है, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।